स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री में करने जा रहे हैं प्रोसेस रिलेटेड टू गैसेस एंड दीज आर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन्स। देखो, हम डिफरेंट गैसेस से रिलेटेड इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर में कर चुके हैं, फिर गैसेस से रिलेटेड हमने ला किए। अब गैसेस और सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, दैट स्पेशल प्रोसेस आर ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन्स। देखो, अगर हम बात करें डिफ्यूजन्स की, डिफ्यूजन्स मीन्स, देखो अगर अच्छा सा एग्जाम्पल हम देखें, हम घर में पूजा वगैरह करते हैं, हम एक पूजा घर में या किसी कोने में अगरबत्ती लगा देते हैं। अगरबत्ती का धुआं एक कोने से सारे कमरे में जो अपना है वो सेपरेट आउट हो जाएगा पूरे रूम के अंदर। दैट मीन्स जो स्मोक पार्टिकल्स थे उन्होंने एयर में क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। दैट मीन्स डिफ्यूजन्स का मीनिंग क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहां से होगा, जहां उसकी ज्यादा मात्रा है कम की तरफ। और इस केस में अगर हम डिफाइन करें मात्रा को, तो अमाउंट को हम किस में लेते हैं, कंसंट्रेशन में। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि डिफ्यूजन्स क्या है, रैंडम मूवमेंट है या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर। हाई कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या है, जहां ज्यादा है वो, और किसकी तरफ जाएगा, कम की तरफ। जैसे ही डीओ वगैरह या सेंट हम जैसे स्प्रे करते हैं, एक बंदे ने कोने में स्प्रे किया और वो पूरे रूम में दूर से हम उसको स्मेल आउट कर लेते हैं। दैट मीन्स वो प्रोसेस क्या था, डिफ्यूजन्स। उस सेंट के पार्टिकल्स जहां उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा थी, वो बाकी रूम में क्या हो गया, सेपरेट आउट। और यही प्रोसेस हम किस नाम से जानेंगे, डिफ्यूजन। दैट मीन्स डिफ्यूजन्स क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर कंसंट्रेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन्स। देखो, अगर हम सिंपली अगर इसको देखें कि डिफ्यूजन्स है क्या, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमने एक कोने में अगरबत्ती को बर्न अप करके छोड़ रखा है, इसका स्मोक है, यहां सबसे इंटेंसिटी ज्यादा है। इस केस में जो इसका ये स्मोक फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो स्मोक है कुछ टाइम के बाद यहां इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो एयर में भी क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा। यानी ये जो इसकी हायर डेंसिटी थी, इसके वजह से ये कहां मूवमेंट कर गया है, लेसर डेंसिटी, लेसर इंटेंसिटी के अंदर। और ये मूवमेंट ऑफ स्मोक पार्टिकल्स ही क्या है, डिफ्यूजन्स है। या हम सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, अगर आपने एक बीकर के अंदर हम वाटर डाल देते हैं, वाटर हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट है, हमें क्लियर दिखाई देगा ये। जैसे ही हम इसके अंदर यहां से एक ड्रॉप ऑफ इंक डालेंगे, ये ड्रॉप जैसे ही इसके अंदर मिक्सअप होगी और यहां हमें पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, रेडनेस सेपरेट आउट हो जाएगी। यानी जो अपना वाटर क्लियर हमें विजुअल हो रहा था, जैसे ही इसके अंदर हमने इंक को ऐड किया, यानी जो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा था उसके अंदर जैसे ही हमने इंक ऐड की, लेट हमने यहां रेड इंक को ऐड किया, कुछ टाइम के बाद अपना सॉल्यूशंस कैसा हो जाएगा, यानी
water become reddish, यानी या ये कहें लाइट रेड कलर विजिबल होगा हमें। तो इसी केस में हम क्या कह सकते हैं कि जहां इस इंक के पार्टिकल्स की इंटेंसिटी ज्यादा थी, ये हायर से किसके अंदर हो गया, लेसर के अंदर डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज मीन्स मूवमेंट। और देखो इसका और अच्छा सा हम एग्जांपल देखें, किचन में जैसे अपने खाना पका रहे, तो किचन के अंदर जैसे उसको कुकिंग कर रहे, कुकिंग करेंगे तो उस पार्टिकल्स की जो इंटेंसिटी है, वहां अमाउंट है, वो ज्यादा होगा किचन में। और जैसे किचन से बाहर देखेंगे तो और कम होता जाएगा। लेकिन किचन में क्या खाना बन रहा है वो हम दूसरे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि जहां उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, वो कम इंटेंसिटी की तरफ, कम कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर गए, उसके पार्टिकल डिफ्यूज कर गए। दैट मीन्स डिफ्यूजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप ऑन सेल्फ मूवमेंट करते हैं। ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं। इसी के ऊपर जनरली हमसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन वी एक्सप्लेन मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हम वाटर के अंदर ड्रॉप ऑफ इंक डालेंगे तो वाटर जो हमारा क्लियर था, इंक के पार्टिकल्स जो आपको एक ड्रॉप की फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। तो पूरे का पूरा पानी क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है। दैट मीन्स वो प्रोसेस क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, है ना। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस टाइम में आप प्लांट्स के देखेंगे, जैसे व्हाइट कलर के नीम के फ्लावर आते हैं और हवा के साथ उसकी कंसंट्रेशन पोलन ग्रेन की नीम प्लांट्स के पास ज्यादा है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में या इवनिंग टाइम में हम देखेंगे उस पोलन ग्रेन की स्मेल हम दूर से भी कर सकते हैं। दैट मीन्स वो पोलन ग्रेन क्या कर गए हैं, उस नीम के प्लांट्स के पास से एयर में डिफ्यूज कर गए, जिसकी वजह से हम उसको दूर से भी स्मेल कर पा रहे। तो आपने ध्यान रखना है ये प्रोसेस कौन सा है, डिफ्यूजन्स। डिफ्यूजन्स का मीनिंग क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी से रिलेटेड एक प्रोसेस और पढ़ते हैं हम, दैट इज ऑस्मोसिस। देखो दोनों के अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो ये हमने स्टडी करना है। ये हम जनरली नेचर्स के अंदर, नॉन लिविंग्स के अंदर, एयर के लिए, सॉलिड के लिए यूज करते हैं, यानी वो पार्टिकल्स का मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी से कितना हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस हम स्टडी कर सकते हैं किसके केस में, गैसेस के केस में नहीं, मेनली हम यहाँ स्टडी करते हैं ओनली इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस कब देखना है हमने, किसी भी प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल, किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल के केस में हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखो ऑस्मोसिस है क्या, ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखो यहां नोट करने वाली जो हमने पॉइंट है वो कौन सा है, देखो यहां लिखा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में लिखेंगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, अपोजिट हो गया है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन्स के अंदर यहां जो अपने पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स सॉल्यूट के भी हो सकते हैं और सॉल्वेंट के भी हो सकते हैं। लेकिन यहां अगर हम सॉल्वेंट में पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात करें तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है जी आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख दिए, ये क्या है। तो हम जैसे यहाँ बात कर रहे थे कि ऑस्मोसिस में जनरली हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं,
सॉल्यूशंस मीनिंग क्या होता है? देखो यहां हम जनरली बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या होता है? अगर किसी भी दो मैटर्स को हमने मिक्सअप कर दिया और इस केस में मिक्सअप जो हमने किया उससे जो आपका यूनिफॉर्म एक मिक्सचर बन गया है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस बोलते हैं। दैट मीन्स अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है? मिक्सचर्स ऑफ टू मैटर्स, किसी भी टू मैटर्स का सिर्फ मिक्सचर है। इसको सॉल्यूशंस को हम कैसा मिक्सचर के केस में ऑस्मोसिस स्टडी कर रहे हैं? दैट मीन्स मिक्सचर्स के अंदर जो भी हमने दो मैटर्स को मिक्सअप किया, लेट अपना जो फर्स्ट मैटर है वो आपका अगर स्मॉलर अमाउंट में है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सोल्यूट, और मिक्सर के अंदर जो आपका मान लो सेकंड कंपोनेंट जो भी लार्जर अमाउंट में हम लेंगे उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? सॉल्वेंट, है ना। बाकी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जनरली यहां ध्यान रखना है हम कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं? जब किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड या गैसेस को मिक्सअप कर रखा है, और ऑस्मोसिस में मेनली हम इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या कंसीडर करेंगे? लार्जर अमाउंट में हम लिक्विड को लेंगे और लेसर अमाउंट में किसको लेंगे? हम सॉल्यूट को। दैट मीन्स क्या हो जाएगा अपना? अगर लार्जर अमाउंट में लिक्विड है दैट मीन्स लिक्विड क्या होगा यहाँ पे? जो लार्जर अमाउंट में है वो लिक्विड किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का। और जो लेसर अमाउंट में है वो किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। ओके, बस हमने इतना रखना है याद यहाँ, बाकी डिटेल से हम पढ़ेंगे जब मिक्सचर टॉपिक पढ़ेंगे। अब आपने ध्यान रखना है ऑस्मोसिस को स्टडी करने के लिए कि यहाँ मूवमेंट्स ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स करवाते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना है, जब यहाँ मूवमेंट हो रहा है तो ये मूवमेंट कहाँ होगा? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम के थ्रू करवाना है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है जी आप फिर आपने एसपीएम लिख दिया, एसपीएम का मीनिंग क्या है? तो अगर हम एसपीएम की बात करें, एसपीएम मीन्स क्या होता है? सेमी परमिएबल, और एम किसके लिए है? मेम्ब्रेन के लिए, है ना। मेम्ब्रेन आपने पढ़ा है, जैसे कोई भी झिल्ली है बायो में हम पढ़ते हैं, तो सेमी परमिएबल्स मेम्ब्रेन्स that allow only a particular size particle to pass through it. ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी कोई लेयर जो अपने में से सिर्फ एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास आउट होने देती है। जैसे अगर देखें हम जनरली घर में यूज करते हैं छलनी, चाय छानने के लिए, कई बार दूध छान लेते हैं उसमें से मलाई अलग करने के लिए, उसमें से सिर्फ दूध और चाय क्या करती है? नीचे पास आउट हो सकती है, और या चाय पत्ती है अपनी या अदरक वगैरह डाल रखी है वो ऊपर रह जाती है। दैट मीन्स उसके अंदर एक पोर साइज है, उस पोर साइज में से पर्टिकुलर साइज के जो पार्टिकल्स है मैटर के वो ही पास आउट हो रहे। इसी तरह की एक मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो इससे रिलेटेड हमने स्टडी करना है अभी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के अंदर रैंडमली मूवमेंट हो रहा है, सॉलिड भी मूवमेंट कर सकता है, सॉल्वेंट भी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन कहां से होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट करना है। यहाँ पे कहां होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ये जो पार्टिकल्स है हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी हो सकते हैं। ओके, इसी तरह से लेकिन हम ऑस्मोसिस को स्टडी करेंगे। ऑस्मोसिस के अंदर ये पार्टिकल्स है ओनली कौन से होंगे? सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे। और यहाँ जो प्रोसेस होगा एक बाउंड्री के अक्रॉस हो रहा है, उस बाउंड्री के अक्रॉस जिसके थ्रू मूवमेंट करवाना है जिसके अंदर से, उसको हम क्या बोलते हैं? एसपीएम। एसपीएम मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मीन्स सिलेक्टेड पार्टिकल्स को जो अलाउ करवा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन वर्ड में पढ़ेंगे।
ये डिटेल से हम मिक्सर टॉपिक के अंदर अपने अंदर पढ़ेंगे। जो हमने डिस्कस करना है यहाँ सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, सोलवेंट एंड सोल्यूट। कम मात्रा वाला सोल्यूट, ज्यादा अमाउंट में है वो सोलवेंट। देखो इसको अगर और डिटेल से देखें हम, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन से रिलेटेड, हमने मैटर्स के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें इन दोनों टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स हमसे पूछ लिया जाए हाउ कैन यू स्मेल hot food from distant place। आप बहुत दूर से गर्म खाने को कैसे पहचान लेंगे, है ना। किचन में पराठे बन रहे हैं, अच्छे से सब्जी बन रही है कोई भी, तो उसकी स्मेल से हम दूर से बता सकते हैं कि किचन में कौन सा खाना बन रहा है। यानी हॉट फूड की जो स्मेल हमने की वो किसकी वजह से की, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। अब डिफ्यूजन जो प्रोसेस उसके अंदर मूवमेंट है, तो हमें याद रखना है अगर हम ये कहें कि हाउ कैन यू स्मेल द हॉट फूड्स, तो हॉट फूड को हमने कैसे स्मेल किया, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अगर हॉट फूड है दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ फूड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। देखो ये हमने पीछे स्टडी किया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स। अब हॉट फूड है दैट मीन्स हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना फास्टली क्या होगा, मूवमेंट। क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अगर फिक्स मास के पार्टिकल्स है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पीड के ऊपर। अब जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर उतना फास्टली मूव करेगा, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन्स। तो अगर प्रॉपरली हम एक्सप्लेन करें तो ये कहेंगे कि हॉट फूड पार्टिकल्स के अंदर क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड है, और जितना फूड होगा, जितना खाना गर्म होगा उतना हम उसको दूर से स्मेल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हॉट फूड के पार्टिकल्स में हाई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, सो पार्टिकल्स ऑफ फूड diffused in air and reach up to our nose, है ना। उसी लैंग्वेज के अनुसार हमें उस क्वेश्चंस को आंसर दे देना है जिस लैंग्वेज में हमसे पूछा गया है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हमने हॉट फूड्स का ले लिया है तो किसी भी स्मेलिंग फ्लोवर का कह दे। जैसे कई बार ऑटम सीजन्स के बाद जैसे स्प्रिंग सीजन आता है तो हमें पूरी एयर के अंदर एक अच्छी सी स्मेल महसूस करते हैं, लेकिन अपने पास कोई भी फ्लोवर नहीं है, लेकिन हम उसको दूर से स्मेल कर रहे हैं। वो किसकी वजह से कर रहे हैं कि उसके जो पोलन ग्रेन्स थे वो एयर के अंदर डिफ्यूज होके रीच्ड अप टू आवर नोज, सो वी इजीली स्मेल। और एक वर्ड में आंसर देना हो तो किसकी वजह से कह सकते हैं, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इन एयर। एयर के अंदर फूड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन हो गया, दैट्स व्हाई वी स्मेल एंड इजीली डिटेक्ट विच फूड इज कुकिंग इन किचन। किसी तरह से अल्टरनेट क्वेश्चन बन जाए, देखो कि यू कैन इजीली स्मेल द हॉट फूड बट नॉट द कोल्ड फूड, यू आर नॉट एबल टू स्मेल आइसक्रीम। यानी कौन सी आइसक्रीम आपके फ्रिज में रखी है ना, अलग अलग फ्लेवर की आती है, तो आप उसको स्मेल नहीं कर सकते। क्यों स्मेल नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसके ऊपर अल्टरनेट क्वेश्चन बन जाए, यू एनेबल टू स्मेल और डिटेक्ट
cold food at distant place, यानी आप दूर से ठंडे खाने को नहीं बता सकते। You unable to smell or detect cold food at the distant places। ये कहे कि फ्रिज में कौन सी आइसक्रीम रखी है या कोल्ड फॉर्म में कौन सा फूड आपके पास रखा है, उसको आप अपने स्टडी रूम से या ड्राइंग रूम से नहीं बता सकते हैं डिस्टेंस प्लेस से, लेकिन किचन में कौन सी चीज फ्राई की जा रही है उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से लैंग्वेज को टर्न करके हमसे क्वेश्चन पूछे, हमने सिर्फ क्या डिटेक्ट करना है कि हॉट फूड है तो उसके पार्टिकल्स के अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी से इजीली डिफ्यूज करें, लेकिन अगर यहाँ कोल्ड फूड की बात करें तो कोल्ड फूड में आपने बताना है कोल्ड फूड पार्टिकल्स क्या है, फूड एट लोअर टेम्परेचर्स, और टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना टेम्परेचर लोअर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, लोअर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी लेसर है, लेसर काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स ऑफ फूड। और कैसे फूड की बात कर रहे हैं यहाँ, कोल्ड फूड के अंदर। दैट मीन्स क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ फूड स्लोली डिफ्यूज्ड। और क्या कह सकते हैं, नॉट रीच अप टू आवर नोज। और जब तक किसी चीज को स्मेल हम किससे करते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन कौन से, नोज से, और जब तक उसके पार्टिकल नोज तक रीच नहीं करेंगे सो वी आर अनेबल टू स्मेल। इसी तरह से एक इसी से रिलेटेड वर्ड है, देखो बिल्कुल सेम इन्हीं जैसा, जिसको हम इफ्यूजन बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है डिफ्यूजन और इफ्यूजन में। अगर हम कहें एक वर्ड यूज करते हैं हम इफ्यूजन, इफ्यूजन और डिफ्यूजन आर सेम, बस डिफरेंस आपका इतना सा, डिफ्यूजन के अंदर ओपन स्पेस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, लेकिन अगर हम इफ्यूजन की बात करें, देखो अगर आपने किसी भी बैलून के अंदर यहां एयर फिलअप कर दी है, इस बैलून के अंदर अगर हम बिल्कुल नैरो छेद यहां कर दें, यानी बिल्कुल अगर फाइन होल है इसके अंदर, उस फाइन होल से अगर लीकेज ऑफ एयर हो रही है यहां से, यानी लीकेज ऑफ एयर थ्रू ए फाइन होल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन्स। ऐसे अगर बात करें हम गैस सिलेंडर यूज करते हैं, अपने गैस सिलेंडर के अंदर यहां लीड लगी रहती है, अब इसके अंदर यहां आपको नैरो ओपनिंग मिलती है, जिससे क्या करते हैं हम अपनी बर्नर की जो ट्यूब है वो कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ एक निब लगी रखी है और इसके अंदर जो एलपीजी फिलअप है वो किस फॉर्म में है, जनरली लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही प्रेशर यहाँ से लीक यानी इसकी लीड ओपन करने से हम प्रेशर कम करते हैं, तो यहाँ से इस नैरो स्लिट में से ये एयर की फॉर्म में यानी गैसेस में कन्वर्ट हो गए, यहाँ से नैरो स्लिट से लीक आउट हो रही है। दैट मीन्स इफ्यूजन इज सेम लाइक डिफ्यूजन। इफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस इन ओपन स्पेस थ्रू ए ब्रॉड होल्स, देन डिफ्यूजन। इफ movement of particles from higher to lower concentration through a fine hole or slits, then known as effusions। तो हम क्या कह सकते हैं, effusions क्या है, process of movement of
particles from higher concentration to lower concentration through a fine hole or slit। किसी बारीक दरार में से या किसी होल में से अगर लीकेज ऑफ एयर हो रही है या किसी मेटल्स के पार्टिकल्स का लीकेज हो रहा है, जनरली हम इफ्यूजन वर्ड्स यूज करते हैं गैसेस के लिए, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज इफ्यूजन्स। और ओपनली किसी पार्टिकल्स में से डिफ्यूजन्स हो रहा है किसी पार्टिकल्स का तो क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। दैट मीन्स ओपनली मूवमेंट हो रहा है, रैंडम। इसी के लिए देखो एक वर्ड हम और यूज करते हैं, दैट इज ब्रोनियन मूवमेंट बोलते हैं कि हाउ पार्टिकल्स शो मूवमेंट। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम ब्रोनियन मूवमेंट। और ये ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है? रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या होगा? ब्रोनियन मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रैंडम का मीनिंग क्या है? विदाउट पर्पस। जैसे कहीं कि बर्ड्स फ्लाई कर रहा है तो उसका पर्पस नहीं, एक ट्री से दूसरे पे जा सकता है, वापस भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यहां हम कहें कि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट है, यानी ये लिखे हम मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसा है? रैंडम मूवमेंट हो रहा है। जैसे देखो किसी नैरो विंडो से या वेंटिलेटर से अगर किसी में लाइट आ रही है, पूरे रूम में अंधेरा है, उस दौरान उस बीम ऑफ लाइट के अंदर हम डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट दे सकते हैं। और उस डस्ट पार्टिकल्स का अगर मूवमेंट देखें तो वो पार्टिकली रैंडमली ऐसे मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं, दैट मूवमेंट इज नोन एज ब्रोनियन मूवमेंट्स। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स हमने स्टडी किए हैं। इससे रिलेटेड हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे जो आपको पीडीपी की फॉर्म में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, और आपने कल वाला होमवर्क जो है करवाने के लिए सेंड करना है। ओके, थैंक